हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शिक्षा के उद्देश्य आपको बताने वाली हूँ कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य उत प्लस दिश से बना है। उत का अर्थ है ऊपर की ओर और दिश का अर्थ है दिशा दिखाना। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? उच्च दिशा का संकेत। मतलब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ा जाता है। उद्देश्य आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है, ऐसी आदर्श स्थिति जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो लक्ष्य होता है उसको तो हम सीमा में बांध सकते हैं, मगर उद्देश्य को हम सीमा में नहीं बांध सकते हैं। जैसे कि आपने बच्चों को भाषा का ज्ञान कराना है, यह शिक्षा का क्या हो गया? उद्देश्य। और इस भाषा के लिए जो हम सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? वर्णों का ज्ञान एवं उनका उच्चारण, कुछ शब्दों का ज्ञान एवं उनका प्रयोग, वाक्य रचना के नियमों का ज्ञान एवं शुद्ध वाक्य रचना करने का अभ्यास आदि। ये सारी चीजें क्या होंगी? उद्देश्य प्राप्त करने हेतु निर्धारित कुछ लक्ष्य हैं। हम कभी भी किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से नहीं सीख सकते, तो कुछ लक्ष्य के माध्यम से जो हम सीखते हैं। तो लक्ष्य और उद्देश्य में मैंने आपको अंतर बताया कि जो लक्ष्य जो होता है वो एक सीमा में होता है और उद्देश्य के लिए कोई सीमा का निर्धारण नहीं होता है। जिनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने एफर्ट्स डालने होते हैं, उसमें प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह से और चिंतनशील होकर, क्रियाशील होकर हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना होता है। जैसे डीएलएड पास आउट करके आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में गवर्नमेंट टीचर बनना है, ये आपका उद्देश्य हो गया। उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे आपको पूर्ण करना होगा। अब उद्देश्य का महत्व क्या है कि बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। कैसे? जो बच्चा जन्म लेता है तो वो प्राकृतिक बालक होता है, नेचुरल होता है, उसे कुछ भी सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि बालक जब जन्म लेता है कोरी स्लेट या कोरे कागज के समान होता है। उसे जिस तरह मूव करना है आप उसे मूव कर सकते हैं। तो उसमें और क्या होगा? जो समाज, जो प्रगतिशील एवं विकसित समाज है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनके क्या आदर्श हैं, उनके बीच में बालक और सोसाइटी के बीच में एक खाई होती है, उसको दूर करना है। इनको दूर करने के लिए क्या साधन होंगे? तो वो साधन होते हैं शिक्षा। एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से ये गहरी खाई को मिटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बालक की जो मूल प्रवृत्तियों का विकास करना है, उनकी प्रवृत्तियों का शोधन करना है और डेवलपमेंट करना है, तभी बालक, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हम उसे व्यक्ति को विकसित कर सकते हैं, बालक को बना सकते हैं। व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है और समाज भी इम्पोर्टेंट है। फिर है उद्देश्य की आवश्यकता। जब व्यक्ति को किसी उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है तो उसके मन में दृढ़ता या आत्मबल जागृत हो जाता है। इससे वह पूरे उत्साह एकाग्र होकर अपने कार्यों को करता है। जब उसे अपने उद्देश्य की नीड होती है तब वह समझ जाता है कि उसे क्या क्या इफेक्ट्स डालने हैं, क्या क्या चीज़ों का उपयोग करना है जिसके माध्यम से उसे सफलता। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसमें पहला है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों को असामान्य उद्देश्य भी हम कहते हैं। इन उद्देश्यों का क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होती है। इसका निर्माण किसी भी विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस दृष्टि से यह उद्देश्य लचीले, अनुकूल, योग्य तथा परिवर्तनशील होते हैं। शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे देश, काल, परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग आपका उद्देश्य भी निर्धारित किया जाता है शिक्षा में।
दूसरा है सार्वभौमिक उद्देश्य। सार्वभौमिक उद्देश्य मानव जाति पर समान रूप से लागू होते हैं। इन उद्देश्यों का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में वांछनीय गुणों का विकास करना। इनका क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्यों की भांति किसी विशेष स्थान अथवा देश तक सीमित न रहकर संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाता है। सामान्य उद्देश्यों की प्रकृति भी विशिष्ट उद्देश्यों की भांति सीमित नहीं होती। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये उद्देश्य सनातन, निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होते हैं। सनातन में मतलब सत्य। सार्वभौमिक रूप से इसमें क्या क्या होता है, सार्वभौमिक महत्वों को स्वीकार किया गया है। तो इसमें उचित शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास, प्रगति होगी, प्रेम होगा, अहिंसा होगी। ये सारे गुण रूप मौजूद होते हैं सार्वभौमिक उद्देश्य में। फिर है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिवादियों के अनुसार समाज की अपेक्षा व्यक्ति बड़ा है, अतः शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति की शक्तियों को पूर्ण रूप विकसित करने पर बल देता है। जैसे कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर टीपी नन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि संसार में जो भी अच्छाई आती है वह व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा ही आती है। शिक्षा की व्यवस्था इसी सत्य पर आधारित होनी चाहिए जो व्यक्तिगतता का पूर्ण विकास हो सके तथा व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योगदान दे सके। मतलब कि व्यक्ति को अपनी खुद ही अपने स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से अपना एफर्ट्स डालना होगा, प्रभाव डालना होगा, और जो कार्य सही है उसे ही वांछनीय है, उसे ही अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में लागू करना होगा, जिससे कि क्या होगा, परिवर्तन आ सकता है। तीसरा है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है कि इसमें समाजवादियों के अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा समाज बड़ा है। इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, समाज बड़ा है, इसलिए व्यक्ति की अपेक्षा समाज बड़ा है, जिसके कारण सामाजिक उद्देश्य पर विशेष बल देते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, अपनी व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकताओं तथा आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही चीज़ों का निर्माण होगा, उनके लिए उद्देश्यों का निर्धारण होगा, उनमें हमें संतुलन बनाना होगा, उनमें हमें समन्वय स्थापित करना होगा, तभी व्यक्ति और समाज कैसे हो सकते हैं, ऊंचे उठ सकते हैं, शिखर पर उठ सकते हैं। अब शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का आधार। शिक्षा के उद्देश्यों का संबंध संपूर्ण समाज के समस्त बालकों से है, इसलिए इनके निर्माण का कार्य अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। यदि जल्दी और अनुचित प्रथा दोषपूर्ण उद्देश्यों का निर्माण करके शिक्षा की प्रक्रिया को अगर हम संचालित करते हैं तो यहाँ पर एक या दो बालक प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि संपूर्ण बालकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके आधार क्या हैं? इसके 4 आधार हैं। शिक्षा के मुख्य आधार 4 हैं: आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी और यथार्थवाद। अब इसमें क्या है कि आदर्शवाद के आधार पे क्या कहा जाएगा कि शिक्षा के उद्देश्य किस तरह से होने चाहिए। तो आदर्शवादी दर्शन के अनुसार अंतिम सत्ता आध्यात्मिक है तथा प्रकृतिवाद दर्शन इसका उल्टा है, ये भौतिकवादिता को मानता है, भौतिक चीजों को मानता है। अतः आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत के लिए तैयार करती है, और प्रकृतिवादियों की दृष्टि में शिक्षा एक भौतिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को केवल सांसारिक सुखों को भोगने के लिए योग्य बनाती है। अब यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आदर्शवादियों के अनुसार भौतिक तत्व क्या है, नाशवान है। वे भौतिक तत्वों की अपेक्षा किस पे बल देते हैं, विचार पे, थॉट पे के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया है। उनका अखंड विश्वास है कि व्यक्ति की आत्मा तथा परमात्मा का मिलन केवल विचारों के द्वारा ही हो सकता है। आदर्शवादी सत्यम शिवम सुंदरम जैसे
चिंतन मूल्यों का प्रतिपादन करते हैं। मूल परिवर्तनशील हैं, मूल्यों में कभी परिवर्तन नहीं होता। इनका पूर्ण ज्ञान होने से मानव को मोक्ष प्राप्त होता है। अतः आदर्शवादी समाज में भौतिक जगत की अपेक्षा सार्वभौमिक मूल्यों की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। जो समाज आदर्शवादी है वहाँ की शिक्षा के निश्चित सनातन तथा अपरिवर्तनशील सार्वभौमिक उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों से मानवीय गुणों का विकास होता है, जिससे समाज प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अब है यथार्थवादी आधार और प्रयोजनवाद। ये दोनों विचारधाराएं आदर्शवादी दर्शन का विरोध करती हैं। प्रयोजनवाद को हम इसीलिए मध्य कड़ी कहते हैं क्योंकि यह आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का दोनों का विरोध करता है। अब प्रयोजनवाद के अनुसार क्या है कि वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में है, अतः इस विचारधारा के अनुसार अंतिम सत्ता निश्चित तथा अपरिवर्तनशील नहीं है, अपितु परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार सत्य सदैव बदलता रहता है। मेरे अनुसार सत्य कुछ और होगा, आपके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, तो यहाँ पर सत्य हमेशा बदलता रहता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य भी सदैव देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रयोजनवादी की भांति यथार्थवाद विचारधारा भी आदर्शवादी दर्शन का विरोध करती है। आदर्शवादी भावनाओं के चक्कर में न पड़कर वह जीवन की यथार्थ, इंद्रियों का ज्ञान, परिस्थितियों का ज्ञान, आवश्यकताओं तथा समाज की बदलती हुई समस्याओं को सुलझाने में विश्वास करती है। अतः यथार्थवादी भी प्रयोजनवादियों की तरह समाज की निम्नलिखित भौतिक परिस्थितियों को आधार मानते हुए शिक्षा के लचीले, अनुकूल, योग्य तथा परिवर्तनशील विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण करती है, जिससे बालक यथार्थ जगत के योग्य बनकर अपने व्यवहारिक जीवन में अनेक समस्याओं को सुलझाकर सुखी, संपन्न तथा प्रसन्न जीवन व्यतीत कर सके। इन चारों के आधार पर ही शिक्षा के उक्त सभी प्रकार के उद्देश्यों की रचना हुई है। अब है जीवन दर्शन। क्या है ये जीवन दर्शन? शिक्षा का तात्पर्य जीवन के लक्ष्य को प्रभावित करना है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति का जीवन दर्शन आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है, उसने शिक्षा के चरित्र गठन तथा भौतिक उद्देश्य पर बल दिया है। जिसका जीवन दर्शन बाहरी जगत की पूर्णता से है, उसने शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुखी बनाना माना है। राजनीतिक प्रगति में है J.F. ब्राउन के अनुसार किसी भी देश की तथा किसी भी युग की शिक्षा शासक वर्ग की विशेषताओं को व्यक्त करती है। जनतांत्रिक, स्वेच्छाचारी, फासिस्ट तथा साम्यवादी सभी ने शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया है। जैसे जनतंत्र, प्रजातंत्र जिसे हम कहेंगे डेमोक्रेसी, उत्तम नागरिक बनाना। उदाहरण के तौर पे कौन कौन से कंट्री है? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत। स्वेच्छाचारी, चाहे वे राजतंत्र हो या तानाशाही, शिक्षा का उद्देश्य शासकों के प्रति अपार श्रद्धा तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। प्रौद्योगिकी उन्नति, आज के वैज्ञानिक युग में प्रौद्योगिकी उन्नति पर बल दिया जाता है, जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जापान इत्यादि। केवल प्रौद्योगिक उन्नति को महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। यही कारण है कि जो देश पिछड़े हुए हैं वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य भी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा देना हो सकता है, और इसी पर आगे हम भारत भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक तथा आर्थिक दशाएं, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण में किसी देश की सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं की भी गहरा प्रभाव होता है। जिन देशों की सामाजिक तथा आर्थिक दशाएं शोचनीय होती है, उन देशों को विकसित करने के लिए कर्मठ नागरिकों का निर्माण करना तथा उनकी व्यावसायिक कुशलता में उन्नति करना है। जैसे जिस देश की सामाजिक और आर्थिक दिशाएं होंगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें शिक्षा के उद्देश्यों की व्यवस्था करनी होती है। मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास, कहाँ पे मानसिक, मेंटल लेवल, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि हम स्त्री शिक्षा के लिए
जैसे भारत में पहले प्राचीन शिक्षा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लड़कियों को, स्त्रियों को सिर्फ पढ़ने लिखना आना चाहिए, इतनी ही व्यवस्था थी शिक्षा के माध्यम से। मगर और जैसे विकसित देश है वहाँ पर लड़कियों और पुरुष लड़कों को इक्वल मानकर ही वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो अब नेक्स्ट है आचरण तथा नैतिक चरित्र का विकास। आज शिक्षा के माध्यम से ही हम नैतिक चरित्र का विकास करते हैं। उचित विकास तथा मूल्यांकन की प्राप्ति, किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह से मूल्यांकन करना चाहिए, ये भी हमें शिक्षा के उद्देश्य में रखना होता है। आत्म सुरक्षा की तैयारी, किस तरह से आत्म सुरक्षा करना है, किस तरह अपने को सुरक्षित रखना है, और सामाजिक भावना की वृद्धि, सोसाइटी के लिए आपकी जो भावना है वो किस तरह से अच्छी हो सकती है, इसका भी शिक्षा के माध्यम से निर्माण किया जा सकता है। तो इसलिए सामाजिक भावना की वृद्धि को हम शिक्षा के उद्देश्य में रखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दर्शन है, जीवन दर्शन है, राजनीतिक विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है, आर्थिक दशाएं हैं, तकनीकी उन्नति है, प्राकृतिक दशाएं शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो दर्शन, शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का अधिक प्रभाव है। अनेक दर्शनों का अगर जैसे हम अनुभव करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं तो प्रकृतिवादियों के अनुसार जो आत्मा अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत विकास, संबंध क्रियाओं का निर्माण, प्रवृत्तियों का शोधन, वर्गांतीकरण एवं समन्वय तथा प्रजातीय प्रकृति की प्राप्ति की शिक्षा के उद्देश्य थे। इसी से ही स्पष्ट होता है कि दर्शनों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। जैसे प्रकृतिवाद के अनुसार हम यहाँ पे बच्चों की व्यक्तिगत डिफरेंसेस, विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। जीवन दर्शन, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन दर्शन, जीने का ढंग का भी हम शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। गांधी जी के जीवन में जीवन दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों पर बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक विचारधारा, शासन करने वाली सरकार ही शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार संभालती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह अपने अनुरूप ही शिक्षा के ढांचे का गठन करती है। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों पर तात्कालीन सरकार का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विचारधारा के अनुसार समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल समाज की को ही शिक्षित करना नहीं है, उनके अनुसार जीवन यापन के साधन जुटाना भी एक उद्देश्य है। आर्थिक दशाएं, देश का आर्थिक स्तर वहाँ की ही की गई उद्देश्यों को प्रभावित करता, वहाँ के जो आर्थिक स्तर है उससे वह उद्देश्य जरूर प्रभावित होंगे। भारत जैसे देश में आर्थिक साधनों की कमी के कारण शिक्षा के ऊंचे उद्देश्यों को निर्धारित करके भी उचित साधनों के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता। योजनाएं केवल बनकर ही रह जाती हैं, उन्हें व्यवहारिक रूप से नहीं अपनाई जा सकती। तकनीकी उन्नति, शिक्षा के उद्देश्यों पर उसकी तकनीकी उन्नति की अमिट छाप पड़ती है। यदि देश विकसित है तो उनकी शिक्षा में और अधिक तकनीकी को बढ़ावा देना तथा नवीन खोजों को प्रोत्साहन देना प्रमुख उद्देश्य होंगे। इसके विपरीत जो पिछड़े हैं वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य दूसरे देशों की नकल करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। लास्ट है प्राकृतिक दशाएं शिक्षा के उद्देश्य। जिस देश का वातावरण तथा प्राकृतिक संपदा आदि भी प्रभावित करते हैं। जिस देश का वातावरण और प्राकृतिक संपदा जैसी होगी उसके अनुसार वहाँ के उद्देश्य भी होंगे। वातावरण के समायोजन तत्वों के विषय में जानकारी देना कि वहाँ की शिक्षा का कार्य क्या है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी देश की शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण वहाँ के दर्शन, व्यक्तियों की जीवन दर्शन, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा तथा तकनीकी उन्नति, प्राकृतिक दशाओं के आधार पर ही होता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक, सांस्कृतिक, सभ्यता का भी प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।